Hello everyone. How are you all? वेलकम वेलकम वेलकम। चलो सभी लोग आ जाओ फटाफट, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी लोग आई थिंक आ चुके हो। यस आदित्य, थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की हमारी ये क्लास है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा नाम है प्रशांत एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उससे पहले हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ के जाएंगे। तो यस सर, साइंस के क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा क्या सर? अभिषेक, वही मुझे भी लग रहा है, अभी तक दिया नहीं उन्होंने, पता नहीं क्यों क्वेश्चन बैंक। है ना सुमित? तो क्वेश्चन बैंक उन्होंने अब तक दिया नहीं है यार। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। वी डोंट नो बट स्टिल हमें होप तो एक होनी चाहिए। नहीं देंगे तो फिर क्या ही होगा। तो फिर मराठी वाला ही तुमको करना पड़ेगा। तो मराठी वाला ही तुमको पढ़ना पड़ेगा फिर। हाँ चलिए, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आई होप जितने लोग कल आए थे मेरी क्लास में उन सबको बहुत कुछ पता होगा। कल का सेशन इतना इंपॉर्टेंट था, तुम सब जानते ही हो। आ, तभी भी कल से थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं ना। ठीक है, एक हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितना कहूंगा उतना सुनते जाना है सभी लोगों को। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा स्पर्म बन के आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा ओवम बन के आता है। यही दोनों जो ओवम एंड जो स्पर्म है यहाँ पे कंबाइन होकर के बड़ा सा एक सेल जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, ये बनाते हैं। जो यही हमारा प्यारा सा जाइगोट है, बनने के बाद बनने के बाद ये हमारा इम्ब्रायो बन जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि जो हमारा यहाँ पे फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवम का, ये फ्यूजन जानते हो कहाँ पे होता है? ये फ्यूजन ओविडक्ट में होता है। कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में। और ये जाइगोट बनने के बाद जो इम्ब्रायो होता है ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये सिंचैन बनता है परफेक्टली। तो थोड़ा सा गाइस आज ना मेरे जॉ में बहुत पेन हो रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तुम लोग को आई थिंक आवाज आ रही होगी। और यहाँ से कोई इशू नहीं है अपने इंटरनेट वगैरह का। तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना जरूर। ठीक है, प्लीज एक बार अपने यहाँ से चेक कर लेना। ओके, चलो अब यहाँ देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जाइगोट है और जो इम्ब्रायो बनता है, जैसे ही हमारा जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो हमारा मदर के यूटरस में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? मदर के यूटरस में। और यहीं पे इसका 9 मंथ तक का ग्रोथ होता है। कितने मंथ का? 9 मंथ तक ग्रोथ होता है मदर के यूटरस में। एंड देन सारी चीजें होती हैं। कल हम लोगों ने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि जो हमारा मदर का यूटेरस कैसे होता है, वजाइना कैसे होता है। देन हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर दैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ओवरीज था ये सब कैसे होता है। सब कुछ हम लोगों ने इन चीजों को देखा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जब हमारा जाइगोट ओविडक्ट में बन जाता है उसके कुछ ही टाइम बाद हमारा इम्ब्रायो बनने के बाद, जब इम्ब्रायो जो होता है वो यूटेरस में आके इम्प्लांट होता है, देन बेबी का ग्रोथ होता है 9 मंथ के बाद। ये सब कुछ मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बताया था। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे आगे ग्रोथ होता है। देखो यार, एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, आई होप तुम सबको ये याद होना ही चाहिए। देखो हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोग ने कल क्या देखा था कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ये ओवरी था। ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा बना रहा हूँ, तुम लोग हंसने बिसने का नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को डायग्राम नहीं आती है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा ओवरी था। एंड इस तरीके से समथिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, अब जरा ध्यान देना अच्छे से, प्लीज लिसन केयरफुली। हंसने बिसने का नहीं रे बाबा। ठीक है चलो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ऐसे। थोड़ा ध्यान दो यार। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो, हमारा जो ओवम था वो यहाँ पे वेट कर रहा था। हम लोगों ने कल देखा था कि नहीं देखा था? दोनों तरफ वेट करता है, किधर भी वेट करेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो है ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं जानता हूँ कि डायग्राम आपको थोड़ा हंसी दिला रही होगी, बट स्टिल डायग्राम से तुमको वो चीजें तो समझ में आ ही रहेंगी कैसा कैसा है। ठीक है, तो हमारा जो ओवम था ये ओविडक्ट में था, और ये हमारा यहाँ पे ये वजाइना कहलाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा जो पेनिस होता है वो यहाँ पे स्पर्म को लीव करके जाता है।
और स्पर्म यहां से ट्रेवल करके और ये ओवम के पास पहुंचता है। ठीक है, इस बात को हमने कल देखा था सारी चीजें। अब जरा हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये जो ओवम है, हमने कल देखा था कि ये ओवम हमेशा वेट करता है, खुद चल के नहीं जाता। बहुत ही सहारा है ये हमारा ओवम, ये कभी भी वेट करता है हमेशा। सामने से जो स्पर्म है, ये ना स्पर्म को खुद बुलाता है अपने पास। समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये स्पर्म को खुद बुलाता है अपने पास। बहुत अकड़ू है, सही कहा हमारे आर्यन ने, ये ओवम बहुत अकड़ू है। लेकिन अभी स्पर्म की अकड़ को ये जानता नहीं है। अभी देखना कितना, अभी स्पर्म की पावर देखो दिखेगी यहाँ पे। हाँ, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये जो हमारा यहाँ पे ओवम है, ये वेट करता है स्पर्म का, हर बार वेट करता है ओविडक्ट में, और ये स्पर्म यहां से जाता है। अब जरा ध्यान देना कि अगर सपोज दैट, अगर, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट बातें ये है कि वो जो ओवम वेट कर रहा है, अगर ये स्पर्म गया ही नहीं तो, और वो वेट ही करता रह गया, अगर सपोज दैट स्पर्म अगर जाता है तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, और हमारा जाइगोट बन जाता है, देन एम्ब्रायो बन जाता है, देन बेबी क्रिएट होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन अगर ये स्पर्म गया ही नहीं, तब क्या होगा? तब तो फिर इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, ये ओवम नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? जानते हो रियलिटी क्या होती है यार? ये ओवम भी चाहता है कि स्पर्म आए, बट ये ओवम ना खुद चल के नहीं जाना चाहता, इसे कहते हैं ईगो। समझ रहे हो? क्यों? तुम जानते हो क्यों? स्पर्म के बिना ओवम खुद अधूरा है। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये ओवम खुद मर जाएगा। मैं आज तुम्हें यही सब बताने वाला हूं कि ओवम कहां जाएगा, किधर हो जाएगा, किल कर दिया जाएगा ओवम, ठीक है, कैसे क्या की चीजें होंगी, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। मतलब बहुत ज्यादा प्यारा सा ही चैप्टर है। मतलब अगर इस चैप्टर को किसी ने अच्छे से पढ़ाया ना, तुम लोग को जिंदगी भर याद रह सकता है। ठीक है, अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए मैं सब कुछ तुमको यहाँ पे पूरी कहानी को अच्छे से बना रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान देना अच्छे से, प्लीज लिसन केयरफुली। यहाँ फोकस करो थोड़ा सा पहले, फिर बाद में सारा क्वेश्चन में ले लूंगा अच्छे से। ठीक है, हम लोग किसी दिन डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे तो उस दिन सब तुम लोग पूछ लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म एंट्री करता है अंदर और ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओवम खुद ओविडक्ट में आकर के, यहाँ से ओवरी से ओवम बनता है और ये ओविडक्ट में आके वेट करता है। अगर स्पर्म गया ही नहीं तो ये ओवम क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खुद मर जाएगा। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, इस बात को तुम्हें समझ के अच्छे से रखना है। चलिए अब देखते हैं कि ये ओवम कब कब किस किस टाइम पर आकर के इंतजार करता है। समझा? कब कब ओविडक्ट में आके बैठा होता है, और जब स्पर्म नहीं आता तो इसका क्या हाल होता है। इसके अंदर बेचैनी छा जाती होगी इस ओवम के अंदर। ठीक है, ये मर जाता है बाद में। मैं बताऊंगा कैसे तड़प तड़प के मर जाता है ये, जब ओवम, जब स्पर्म इसके पास नहीं आता। मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ठीक है, इस बात को आपको समझ रखना है। हाँ, आर्यन कह रहे सर वो इंजेक्शन ऑपरेशन के वक्त लगाते हैं, वो डिलीवरी इस क्यों नहीं लगाते? अरे रुको यार आर्यन, तुम यहाँ डायरेक्टली एमबीबीएस डॉक्टर बनने चल दिए। बताऊंगा, जरा वेट करो। ठीक है, बताऊंगा, थोड़ा धैर्य करो, पहले समझो, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इस बात को समझो। ओवरी से हमारा यहाँ पे ओवम जो है निकल के ओविडक्ट में आता है, ओविडक्ट में आता है, और जो स्पर्म है, ये स्पर्म यहाँ से अंदर जाता है, और अगर ये नहीं गया स्पर्म तो इस ओवम का क्या होगा, और किस किस टाइम पर ये ओवम आके वेट करता है, ये सब आज हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, अमित कह रहा है सर वो ओवरी मूव कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ सिलरिना। हाँ, परफेक्टली। अच्छा, चलो इसका भी बता ही देता हूँ। देखो इस तरह, सपोज दिस इज द ओविडक्ट, तो इसके ऊपर सिलिया होती है। क्यों इतना सभी कुछ जानना है, सब 12th में वैसे भी जानोगे ना। यहाँ पे सिलिया होती है। ठीक है, सिलिया क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ओवम ना इसी के वजह से ये मूव करता है आगे तक, ओवरी से मूव करके ओविडक्ट तक सिलिया के थ्रू आता है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा प्यारा सा ओवम है। ये सब आगे चल के पढ़ोगे यार। ठीक है, आगे की क्लासेस के लिए भी कुछ छोड़ दो। मेरा क्या है, मेरे को बताने में कुछ नहीं है। मैं पूरा तुमको 12th है उसके बाद का सारा रेफरेंस बुक का भी सब बता दूंगा, बट अपना लेवल भी होना चाहिए ना वैसा, कि तुम लोग का 10th का लेवल है और मैं वो सब पढ़ाऊंगा तो फायदा क्या है। चलो यहाँ देखो अभी, सो यहाँ पे जरा समझो, यहाँ पे जरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दो जरा अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो
अब यहाँ पे सिर्फ हम आज फीमेल के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे मेल का कुछ काम नहीं है, मेल का सिर्फ काम था स्पर्म पहुंचाना, उसने पहुंचा दिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम फीमेल के बारे में जानने वाले हैं। तो फीमेल के अंदर जो फीमेल अब ध्यान से सुनना प्लीज, हाँ ध्यान से सभी लोग सुनना, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होगा, आज पता चल जाएगा। फीमेल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्लीज लिसन केयरफुली, कोई भी कमेंट में फोकस मत करो। ठीक है, यहाँ देखो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस वजह से इस दुनिया में हम सब हैं, जो कि जिसके पास क्रिएटिविटी की पावर है, उस पावर के बारे में आज हमें जानना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास एक नेचुरल साइकिल होता है, नेचुरल साइकिल इनके पास चलता है, जो करीबन हर 28 डेज में रिपीट होता है। हर 28 डेज में ये साइकिल रिपीट होता है। इस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। इस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हर 28 डेज में हर फीमेल के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 12, दैट इज प्यूबर्टी, जब ये सभी इंसानों के अंदर आती है। प्यूबर्टी मतलब समझते हैं ना, मैच्योरिटी। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो मेल में तो ये सब नहीं होता, बट फीमेल के अंदर जैसे ही, अरे रुक जाओ संजना, बताऊंगा ना मैं, थोड़ा रुको तो। ठीक है, तो जो यहाँ पे सारी चीजें मैच्योरिटी जब आती है, तो आफ्टर द एज ऑफ 12 और समथिंग, किसी किसी को 10 के बाद, 11, 12, 13, 14, किसी किसी को 14, 15 से शुरू होते हैं। तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे हम पीरियड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक 28 डेज में रिपीट होता है, ओनली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो यस अमित, ओके। यहाँ देखो अभी, तो ये जरा आपको समझ के रखना, ये सिर्फ फीमेल में होता है। बार बार कह रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो समझेगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। एक भी बार अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना, तो फिर तुमको समझेगा नहीं, और मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, और वो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और अब तक की कहानी तुम्हें पता होगी, अगर अब तक की कहानी तुम्हें पता है तो और अच्छे से समझेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पर्म आता है और ओवम वेट करता है, और अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पता होने चाहिए तुम्हें, मैंने जो कि पहले ही तुमको बता दिया, अभी रिवाइज भी करवा दिया मैंने। ठीक है, इसीलिए मैं सब रिवाइज करवाता हूं, मेरे किसी भी चीज को बताने का एक टारगेट होता है, उस चीज को सुना करो पहले। ठीक है, चलो, तो अब हमने इतना जान लिया। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब देखो ये जो साइकिल है, तो बॉडी के अंदर जो फीमेल की बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना, जो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता होगा, है ना, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो वो कुछ और नहीं, वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, टोटल 4 टाइप के हार्मोन होते हैं, जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये 4 हार्मोन्स। आप कहोगे ये हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जस्ट एक केमिकल होता है, केमिकल सिक्रीशन, जो कि ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वही ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं तुमको सारे ग्लैंड के नाम अच्छे से बता देता हूं, जिससे कि तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा आप लोग एक बार यहाँ पे फोकस करो, इस चीज को आप लोग को समझो। देखो यहाँ पे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये चारों हार्मोन्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये चारों हार्मोन्स की हेल्प से ही, इस चारों हार्मोन के हेल्प से ही सारा का सारा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करता है। मतलब अगर ये चारों हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं किए, तो समझ जाओ कि बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इस बात को आप सभी को समझ के रखना है। ठीक है, चलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, स्क्रीनशॉट लेने आपको आता होगा ना, तो वो ले लिया करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि करीबन 28 से 30 डेज तक चलता है। अच्छा, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, हर 28 दिन में क्या होता है, मतलब हर 28 डेज तक चलता है ना, एक महीने में। ठीक है, तो हर मंथ में होता क्या है कि ये हर महीने चलता है, जरा यहाँ पे समझो अच्छे से, आखिर क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, यही चीजें हमको यहाँ पे जाननी है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो, तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में, हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही सभी को, मेरी वॉइस सभी को आ रही है, हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही मेरी, वीडियो दिख रहा है सबको अच्छे से, चलो फाइन, लेट्स बिगिन। ओके, ग्रेट ग्रेट।
ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये जो, हाँ हाँ फाइन फाइन फाइन, ठीक है, सभी लोग रिफ्रेश कर लो एक बार अच्छे से, हाँ सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, रिफ्रेश कर लोगे तो सबको सुनाई दिया करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ऐसा क्या होता है इस 28 डेज में, जरा ध्यान देना। अब मैं तुमको वही चीज बताने जा रहा हूं, प्लीज अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो, हमने देखा था कि जो हमारा ओवम था, जिसे हमारा स्पर्म फर्टिलाइज करता है और फिर जाइगोट बनाता है, ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है, ओवरी में। और ओवरी से बन के ये ओवम ओविडक्ट में आकर के वेट करता है, ठीक है, और उसके बाद स्पर्म आता है और इसे फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब चलो, तो ये 28 डेज का क्या मसला है, समझना अच्छे से। तो जो ओवरी से जो हमारा ओवम है वो बन रहा है, उसको बनने में ही 14 डेज लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 14 डेज लग जाते हैं। देन उसके बाद जरा ध्यान देना, जो स्पर्म है वो आता है, तो 14th डे को ओवम वेट करता है। जब हमारा स्पर्म नहीं आता तो ये ओवम मर जाता है, इसे किल कर दिया जाता है, इसे डीजेनरेट कर दिया जाता है। बहुत कुछ बताऊंगा, अभी तो हम बारात निकालने वाले हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी हम पूरी बारात निकालेंगे, कल बोला था ना बारात निकालेंगे, ठीक है, सब बारात निकालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये ओवम जो है, ये ओवम हमारा यहाँ पे ये मर जाता है और सारी चीजें वापस से डीजेनरेट हो जाती हैं, और इसको भी 14 डेज लगता है। तो ओवम के बनने को 14 दिन एंड 14 डेज ओवम के मरने के बाद का जो यहाँ पे नहीं क्या मतलब मौन रखते हैं और घर में माहौल बुरा बन जाता है, तो वही सब कुछ यहाँ पे सिस्टम 14 दिन का। मतलब ये बाराती दूल्हे राजा जो स्पर्म है यही एंट्री करेगा। तो चलिए यार फिर शुरू करते हैं, इस दूल्हे राजा की शादी बनाएंगे। अभी जो ओवम है ये दुल्हन है एंड स्पर्म जो है ये भाई दूल्हे राजा हैं, और ये दोनों अभी यहाँ पे शादी के मंडप में आने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे शादी मनाएंगे, देखो दोनों की, ठीक है, टेंशन मत लो। तो देखो भाई, मैं जो घर है जहां पे शादी होने वाली वो मुझे अच्छे से बनाने नहीं आता, तो मैं मंडप कैसे भी बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे जरा ध्यान दो सभी लोग, मेरे मंडप पे हंसना मत, मंडप बनाने वाला प्रशांत है। ठीक है, चलो ये बन गया मंडप। ओके, अभी यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ओके चलो, दिस इज दी दिस इज दी यूटेरस, ओके, दिस इज दी वजाइना, ये एंट्री गेट है, अभी शादी में एंट्री करोगे ना। ये ओवरी है, प्लीज फोकस करना अच्छे से, यहाँ सब समझ तो रहा है ना तुम लोग को। अभी यहाँ पे गाने बजेंगे, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडली काक्षाय। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। एक्चुअली मैं ब्राह्मण भी हूँ, मुझे मंत्र आते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं पंडित भी हूँ, ये बात ध्यान रखना, सीरियसली कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सारे मंत्र आते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ ध्यान दो। सो इंपॉर्टेंटली चलो समझते हैं। तो देखो हमारे ओवरी के अंदर, प्लीज यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे ओवरी के अंदर जो हमारा है ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, सारी की सारी चीजें फॉर्म होती हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो जरा सबसे अच्छे से, इंपॉर्टेंटली यहाँ समझो। ओवरी के अंदर हमारा ओवम फॉर्म हुआ, और ये ओवम ना यहाँ से निकल करके ये ओवम आके यहाँ बैठ गया है। अब ध्यान देना, प्लीज लिसन केयरफुली, हाँ प्लीज लिसन केयरफुली। अब हम अब यहाँ पे शादी रचाने वाले हैं। तो यहां से स्पर्म एंट्री करने वाला है, ये दूल्हे राजा हैं। अब ध्यान देना, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या लगता है कि जब हमारा ओवम बनना शुरू हुआ, प्लीज ध्यान दो, पूरा ओवम जब बनना शुरू हुआ तो ये जो स्पर्म है आएगा, और स्पर्म आने के बाद ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, अच्छे से जाइगोट बनेगा और सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो जब भाई इम्ब्रायो बनेगा, तो इम्ब्रायो बनने के बाद बेबी भी बनेगी ना, तो प्लेसेंटा बनाना होगा, यूटेरस को प्रॉपर मजबूत करना होगा, है ना। पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बॉडी है वो फैलने वाली है ना, स्ट्रेच होती है पूरी बॉडी, है ना। जब पूरा स्टमक बढ़ जाता है तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहा है, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इसलिए ना जो पूरी बॉडी है ना, यहाँ पे पूरी हार्मोन की एक्टिविटी चालू हो जाती है। हार्मोन ही तो है जो इस शादी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यहां से वजाइना से जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है, जरा ध्यान दो प्लीज, लिसन केयरफुली, जैसे ही ये एंट्री स्पर्म करता है, तो या फिर जब ओवम बन रहा होता है, तो इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या लगता है कि ये जो ओवम है ये अभी आ रहा है, तो पक्का यहाँ पे स्पर्म आएगा। अब वो तो बात की बात है, क्या हर मंथ थोड़ी यहाँ पे स्पर्म जाता है, कभी भी स्पर्म थोड़ी जाएगा, हर टाइम कोई भी कॉपुलेशन होता है क्या, नहीं ना। बट इन्हें ऐसा लगता है कि स्पर्म आएगा, हमारे कर्ण अर्जुन आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। बट इस ओवम का काम क्या है, ओवम भाई आके यहाँ पे पक्का वेट करता है। तो जैसे यहाँ पे ओवम आके वेट करता है,
तो क्या होता है कि पूरा का इनको क्या लगता है कि पूरी की पूरी चीजें बनेंगी, एम्ब्रायो बनेगा, जाइगोट बनेगा, बेबी बनेगी, तो पूरे यूटेरस को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। यूटेरस के ऊपर एक स्किन, एक चमड़ी होती है ना, लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस की एक वॉल होती है जिसका नाम है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम वॉल यहाँ पे एक बनाई जाती है, एक एक्स्ट्रा स्किन की लेयर आती है, चमड़ी जिसे आप कह सकते हो, स्किन, स्किन, एक जानबूझ के एक एक्स्ट्रा स्किन आती है, एक्स्ट्रा स्किन आती है किसके ऊपर, यूटेरस के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन आती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों ये स्किन आती है, यही वो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम की जो एक मतलब एक स्किन है, एक लेयर है, स्किन की लेयर है, जैसे हमारे चमड़ी होती है ना हाथों की स्किन, वैसी एक स्किन है, बस बहुत सॉफ्ट होती है ये। यही स्किन आगे चल के इम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और इसीलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं रे बाबा, एंडोमेट्रियम की बात करो, एंडोस्पर्म तो प्लांट्स में होता है, यहां कहां लेके आगे। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से। तो ये एंडोमेट्रियम जो है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम हमारे यूटेरस के ऊपर क्रिएट होता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ये एंडोमेट्रियम जो है ये यूटेरस के ऊपर क्रिएट होता है, और यहाँ पे सारी चीजें क्रिएट होती हैं, और पूरा का पूरा यहाँ पे वॉल अच्छे से बनती है, पूरा का पूरा यहाँ पे हार्मोन की एक्टिविटी चालू होती है, मतलब घर को सजाया जा रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि बाराती आने वाले हैं ना, तो घर को पूरा सजाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे घर को सजाया जा रहा है। अभी बाराती बैंड बाजा बारात लेके आने वाले, यहाँ से एंट्री करने वाले, तो यूट्रस की वॉल बनाई जा रही है, यहाँ से प्रॉपर जो यहाँ की स्किन, जो स्टमक की स्किन होती है ना, उसको भी पूरा फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। अरे आईवीएफ बताऊंगा ना यार, आईवीएफ अभी बताया क्या मैंने, अभी तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ यार। ठीक है, ठीक है, तो अभी आगे समझो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वायर, यहाँ पे पूरी की पूरी स्किन क्रिएट होती है, पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से क्रिएट होता है, सब कुछ घर को सजाया जा रहा है, और स्पर्म एंट्री करने वाला है। इनको लगता है कि स्पर्म आएगा, बट बाराती धोखा दे गया, बाराती ये आया ही नहीं। मतलब इसने ओवम को कहा था कि तुम वेट करना, हम आएंगे तुम्हें ले जाएंगे बट हर वक्त थोड़ी स्पर्म आ सकता है यार, ऑलवेज आएगा क्या स्पर्म, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो क्या होता है कि ये जो स्पर्म आया ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो ओवम था, ये जो बेचारा वेट कर रहा था, ये भी अब डीजनरेट हो जाएगा, वापस से पूरा हार्मोनल एक्टिविटी खत्म होगी। और इस पूरे ओवम को बनाने में 14 दिन लग गए थे। ठीक है, इस पूरे घर को सजाने के लिए पूरे 14 डेज लग गए थे, पूरा एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाने के लिए, यूट्रस को अच्छे से समझाने के लिए, सब कुछ अच्छे से सब कुछ समझ गया था। बट जब ओवम यहाँ पे स्पर्म आया ही नहीं, तो हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये वॉल को बना के फायदा क्या हुआ, समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या होता है कि वापस से सारी चीजें घर को बिगाड़ा जाता है, वापस से पूरे सिस्टम को वापस से मेन पोजीशन पे लाना पड़ता है। तो इस चीज को लाने के लिए वापस से 14 डेज लग जाते हैं। तो अब जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या होता है कि फीमेल्स को पता होगा कि ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, कुछ 4 to 5 डेज तक की एक ब्लीडिंग चला करती है। इस ब्लीडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि अब देखो, जब हमको लग रहा था पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि वॉल बनेगी, वो एम्ब्रायो बनेगा, जाइगोट बनेगा, बहुत बड़े बड़े सपने सजाए थे इन्होंने, बाद में जब कुछ बना ही नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, पूरी की पूरी जो वॉल है, पूरी की पूरी जो वॉल है वो रप्चर होती है, मतलब कि पूरी वॉल तोड़ दी जाती है। मतलब अब तुम ही बताओ, तुम्हारे अगर हाथ की स्किन को पकड़ के कोई खींचेगा जोर से, तो तुम्हें कैसा फील होगा, ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। और तुम्हारे बॉडी में जो मतलब पूरा ब्लड है, और तुमको पेन होगा कि नहीं होगा बताओ, होएगा ना। सो वैसे ही एग्जैक्टली जो एंडोमेट्रियम वॉल थी वो पूरी रप्चर होती है, फटती है, एंड फट के ये वॉल ऑटोमेटिकली थ्रू दी वजाइना ब्लड के थ्रू यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे स्टमक में बहुत पेन भी होता है हर मंथ, ठीक है, क्योंकि हर मंथ स्पर्म नहीं आ सकता, और इसी वजह से यहाँ पे जो वॉल होती है यहाँ पे व्हाइट इन कलर, एंड ब्लड के थ्रू ये बाहर निकलती है थ्रू दी ब्लीडिंग। इस बात को आपको समझ के रखना है, और ये हर मंथ हर फीमेल के साथ होता है, इस बात को आपको समझना है, यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे किसी किसी को बहुत पेन नहीं होता, किसी किसी को बहुत पेन होता है, वो डिपेंड करता है हर फीमेल टू फीमेल, वो कितना मतलब टॉलरेट कर पाती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो, तो ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे। अब इसी चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, रियल डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको ये सब कुछ समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बताओ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये पूरा मेन कहानी थी। अब हम लोग रियल डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं फटाक से, रियल डायग्राम के थ्रू हम इस चीज को फटाक से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है रियल डायग्राम, अब इसके थ्रू हम सब कुछ इसको समझेंगे। ओके माय डियर, लेट्स बिगिन, जरो यहाँ पे ध्यान देते हैं।
आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, मैं एक ही बार बताऊंगा, ठीक है। देखो ये है हमारा ब्रेन, ब्रेन का हाइपोथैलेमस। आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा, इसको देख के डरो मत। पहली बात, इस डायग्राम को देख के डरो मत, मैं तुमको इस डायग्राम को एकदम आसान बना दूंगा, एकदम आसान बना दूंगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। बहुत चिंदी लगने लगेगा ये वाला तुमको डायग्राम, कभी भी जिंदगी में हार्ड नहीं लगेगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। थोड़े नाम बड़े बड़े होंगे बट इनके दर्शन बहुत छोटे हैं। वो गाना है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। चलो वही है बस, और कुछ नहीं। तो हमारा जो ब्रेन होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के पास एक ऐसा ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम याद कर लो, तुमने 9th क्लास में इसके बारे में प्लीज पढ़ा होगा, याद करो, आप लोग ने पढ़ा होगा पक्का, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जहां से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन सब कुछ क्रिएट होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला डेज, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या होता है पहले दिन, क्या होता है, लिसन केयरफुली, बार बार कह रहा हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है कि इस दिन ओवरी के अंदर हमारे ब्रेन के थ्रू, हमारा ब्रेन कहता है, मतलब फीमेल लोग का ब्रेन कहता है कि अब हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें इस दुनिया को बढ़ाना है इस दुनिया में लोगों को लाना है, और लोगों को लाने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, क्या होता है कि ये ब्रेन फीमेल लोग का कहता है कि इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो इसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ब्रेन से ऑटोमेटिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद जो ब्रेन का, यहाँ पे जो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब बताता हूं, जरा ध्यान देना अच्छे से, फॉलिकल, प्लीज लिसन केयरफुली, फॉलिकल क्या है बताऊंगा अभी, तुमको सब समझेगा, एक एक चीज समझा के दूंगा, टेंशन घेऊ ना करे बाबा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सबसे पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन, 28 दिन का सबसे पहला दिन, समझ लो, प्लीज बताता हूं अच्छे से, ध्यान देना, ठीक है। पहला दिन क्या होता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट मतलब होता है इंथुजियास्टिक समथिंग, उसको एकदम एग्रेसिव बनाना, समझ रहे हैं, उसको स्टार्ट करना, किसी कार को एकदम एक्सिलरेट करना, स्टिमुलेट कर देना, समझा अच्छे से। तो जो हमारे, मतलब देखो, आपने कभी एक चीज देखी भी होगी, यस बताता हूं व्हाट इज फॉलिकल, रुको सुजल। आपने एक चीज देखी भी होगी कि बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जो कभी बर्थ नहीं दे सकते, डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कह देता है कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल ही नहीं है, और जिसकी ओवरीज में फॉलिकल ही नहीं होता, वो जिंदगी में कभी भी बर्थ नहीं दे सकते। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको समझ के रखना है। बट ये फॉलिकल्स होके भी कभी कभी बर्थ नहीं होता, क्योंकि ये फॉलिकल अगर स्टिमुलेट नहीं हुए ना, तो कोई फायदा नहीं होता। अब ये फॉलिकल क्या होते हैं, जरा ध्यान देना। अब जरा हम थोड़ा सा फिर से कहानी को याद करते हैं। कहानी यही थी कि ओवम जो था, ओवम को अगर स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है, ओवम को अगर आके स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पे बेबी क्रिएट हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को ध्यान देना। तो अब ध्यान दो, स्पर्म किसको फर्टिलाइज करता है? ओवम को। ओवम को, फॉलिकल को करता है क्या? नहीं। हमारे फीमेल की ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ये समझो एक फॉलिकल है। फॉलिकल जस्ट एक सेल होता है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको 12th में समझेगा, ठीक है। ये फॉलिकल्स हैं, और इसी फॉलिकल के अंदर, इसी फॉलिकल के अंदर, ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसी फॉलिकल के अंदर ऊसाइट होता है। क्या होता है? ऊसाइट, समझा? तो ये जो है ये ऊसाइट है। अब ये ऊसाइट क्या है, थोड़ा रुको बताता हूं, सबर करो जरा। और ये रेड वाला क्या है? ये फॉलिकल है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या है? फॉलिकल है। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। आफ्टर सम टाइम हमारा जो ये फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर ऊसाइट रहता है। देखो, फॉलिकल एक बड़ा बड़ा सेल है, प्लीज सुनो ध्यान से, जो कि हर फीमेल की ओवरी में ये फॉलिकल रहते हैं। जिसके अंदर ये फॉलिकल नहीं होगा, वो कभी भी बर्थ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर कभी ओवम ही नहीं आएगा, तो वो बर्थ कैसे देगा? ठीक है, इस बात को ध्यान दो। तो प्लीज लिसन केयरफुली, हर फीमेल के अंदर, हर फीमेल के अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है।
स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है कि ये जो फॉलिकल्स है, प्लीज जरा ध्यान दो अच्छे से, ये जो फॉलिकल है ये अपने अंदर oocyte को बनाए, इस फॉलिकल के अंदर oocyte बनता है, और जब ये फॉलिकल थोड़े टाइम बाद ब्रेक होता है, ये फॉलिकल रप्चर होता है, ये फॉलिकल जब ब्रेक होता है तो इसके अंदर से ये oocyte बाहर निकलता है, ये oocyte इसके अंदर से बाहर निकलता है, और ये oocyte जब मैच्योर हो जाता है, जब ये oocyte मैच्योर हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं ओवम। समझा अच्छे से? ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? यानी कि व्हाट इज oocytes? Oocytes is an immature cell. What is oocytes? It is an immature cell. ये एक immature cell है जो कभी मैच्योर ही नहीं हुआ, और जब ये मैच्योर बन जाता है तो ये ओवम बन जाता है, यानी मैच्योर्ड oocyte को हम ओवम कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ओवम ही oocyte है, फर्क सिर्फ इतना है कि oocyte हमारा इमेच्योर होता है, और जैसे ही हमारा oocyte मैच्योर हो गया वो ओवम बन जाता है, और इसी ओवम को हमारा प्यारा स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देता है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको समझ के रखना। चलो 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 फटाफट देखते हैं। सो अब समझ में आया आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है? Getting my point or not? First day of the menstrual cycle, first day of the menstrual cycle, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है, ब्रेन से रिलीज होता है, और ब्रेन से रिलीज होने के बाद, ब्रेन से रिलीज होने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को फीमेल की ओवरी में स्टिमुलेट कर दिया जाता है, और जैसे ये स्टिमुलेट होते हैं ना तो इस फॉलिकल के अंदर oocyte बनता है, ये oocyte इमेच्योर रहता है, इसको मेच्योर होने में करीबन 10 से 14 दिन लग जाते हैं, 14 डेज लगते हैं, अभी बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, रुको रुको थोड़ा सा बताऊंगा। तो करीबन 10 to 14 डेज इसको डिपेंड करता है यार, वो लग जाते हैं इतने टाइम, और इसके बाद ये oocyte जो होता है ये oocyte डेवलप होता है, और ये क्या बनता है? मैच्योर, जिसका नाम होता है ओवम, और फिर ये इसको आके स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देता है, यह oocyte हैप्लॉइड रहता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ इस डायग्राम में। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे फॉलिकल्स आपको दिख रहे होंगे, आपको छोटे छोटे फॉलिकल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखो दिस इज दी छोटे छोटे फॉलिकल्स, फर्स्ट डे दीज ऑल आर दी फॉलिकल्स, ये फॉलिकल है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो अच्छे से, दोबारा ही फिर से वही दोबारा ही बता रहा हूँ, समझो ध्यान से देखो प्लीज, यहाँ देखो ये जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे प्लीज ध्यान दो। फर्स्ट डे को हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से FSH जिसे कहते हैं ये रिलीज होता है, और इस हार्मोन की हेल्प से ये फॉलिकल्स जो होते हैं, ये फॉलिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं फॉलिकल, इसी फॉलिकल के अंदर ही, इसी फॉलिकल के अंदर ही, इसी फॉलिकल के अंदर ही हमारे oocyte रहते हैं। अगर ये फॉलिकल नहीं ग्रो किए, ये स्टिमुलेट नहीं हुए, तो इसके अंदर का जो हमारा oocyte है वो कभी भी हमें नहीं मिलेगा, और oocyte ही हमारा क्या होता है? oocyte ही हमारा ओवम बनता है आगे चल के। जैसे कि हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, हम उसे बचपना कहते हैं, फिर हम बड़े होते हैं तो हमें यंग कहते हैं, फिर हम बुढ़े बन जाते हैं, तो हमारे ही 3 स्टेज आया कि नहीं आया? वैसे ही हमारा सबसे शुरू शुरू में हम उस चीज को फॉलिकल कहते हैं, फिर फॉलिकल के अंदर oocyte बनता है, फिर oocyte और ग्रो करके ओवम बनता है। तो बात एक ही है, बट स्टेजेस यहाँ पे अलग अलग हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारा फॉलिकल पहले उसे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये हमारा फॉलिकल यहाँ पे पूरा का पूरा बन जाता है तो ये फॉलिकल के अंदर oocytes होते हैं। ठीक है, इन oocytes को ग्रो कराने के लिए देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेज जैसे लग जाते हैं। देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ऐसे 14 डेज हमारे इस फॉलिकल को ग्रो कराने में लग जाते हैं। ठीक है, ये 14 डेज लग गए। अब देखो इस फॉलिकल के अंदर आपको व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा था, देखो ये है ना, देखो ये यहाँ पे ये जो है ना, यही है हमारा वो oocyte जो हमारे इस राउंड राउंड बाहर के फॉलिकल के अंदर है। ये फॉलिकल कवच का काम कर रहा है, यानी जो फॉलिकल है ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उस oocyte को। समझा कि नहीं समझा? अब अगर ये सोचो जरा यहाँ पे, अगर ये जो oocyte है, ये जो oocyte है वो हमारे फॉलिकल के अंदर है, अब क्या होगा? अब देखो ऐसे ही करते करते 14वां दिन देखो यहाँ पे आ गया, 14 to 15th डे आ चुका है ग्रो कराते कराते, और इसी बीच हमारा एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज हुआ था। ये सब एक साथ काम होता है, मल्टीटास्किंग होती है यहाँ पे, आप लोग को भी मल्टीटास्किंग के तरीके से समझना पड़ेगा, ये सब एक ही काम नहीं है, ये मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग। ठीक है, जिस टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ ध्यान दो वरना मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा अगर जितने भी यहाँ पे कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ करोगे तो। ठीक है, तुमको ना मतलब एक तो पढ़ाओ और उसमें भी तुम लोग ये कर रहे हो, थोड़ा प्लीज फोकस करो यहाँ पे, इट्स वेरी रिक्वेस्ट। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दो।
तो यहाँ समझो जरा अच्छे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट चीज समझो, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझो। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने हमारे फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, उसे ग्रो कराया, उसको मोटिवेशन दिया बढ़ने के लिए। देन आफ्टर दैट उसके अंदर जो oocyte है वो डेवलप किया। अब oocyte 14 दिन के बाद डेवलप होता है, 14th डे को अच्छे से डेवलप हो जाता है। पहले दिन से शुरुआत किया और 14वें दिन यानी कि 13th 14th 15th डे को ये अच्छे से डेवलप होता है। वो डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर, ठीक है। तो ये वो पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है। और इसी बीच हमारे पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या लगता है कि हमारे बाराती दूल्हे राजा आएंगे, यानी हमारे स्पर्म आएंगे। तो उसी बीच देखो ये लेयर बढ़ रही है, देख रहे हो, ये स्किन की लेयर है, ये जो पूरा ये जो डायग्राम है ये पूरा लेयर है, देखो ये पूरा का पूरा लेयर है। यानी कि एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये यूटेरस है ना, यूटेरस, इसकी ये यहाँ पे वॉल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये वॉल है, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये वॉल एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से पूरी ग्रो करती है, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है कि जब oocyte बन रहा है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH हार्मोन की वजह से, तो यहाँ पे फिर स्पर्म भी आएगा। और जब यहाँ पे स्पर्म भी आएगा ना, तो इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। जब यहाँ पे स्पर्म भी आएगा ना, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, जब यहाँ पे स्पर्म भी आएगा ना, तो इस वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फिर इनको रेडी रहना पड़ेगा ना, इनको अच्छे से रेडी रहना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर 9 मंथ तक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसी बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल को पता भी नहीं चलता और उसके यूट्रस में इस तरीके से लेयर बन रही होती है। इस 14वें दिन तक, 14 डे तक पूरा लेयर बन रही होती है। अब जैसे ही 14वां दिन आता है, 14 दिन हो जाते हैं, 14 डेज हो जाते हैं, 14-15 दिन, उसी टाइम पे ये जो देखो बाहर हमारा देखो ये पूरा का पूरा फॉलिकल था, ये फॉलिकल ब्रेक होता है, फॉलिकल टूटता है। इसमें भी फीमेल को कुछ पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता, ठीक है। तो अंदर ही अंदर क्या होता है, अंदर अंदर ये फॉलिकल टूटता है, ये फॉलिकल क्या होता है, ब्लॉक होता है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ये रप्चर होता है। और जब यहाँ पे फॉलिकल रप्चर होता है, देखो इसके अंदर से कौन निकला, इसके अंदर से ओवम निकला। समझा कि नहीं समझा अच्छे से। और यही ओवम वेट करता है कहां पर, ओविडक्ट में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये ऐसा कितने दिन में होता है, ऐसा 14th डे को होता है। ऐसा कब होता है ये, ऐसा 14th डे को होता है। और इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन, इसी को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। यानी कि यहां पे क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया, यानी कि oocyte से हमारा मैच्योर्ड ओवम बाहर निकल चुका है। अब इसको कोई भी स्पर्म आएगा फर्टिलाइज कर सकता है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को आपको जरा ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि कितना प्यारा सा चीज है ना यार, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि हमारा पहले दिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, उसने उसने क्या किया, जो देखो उसने क्या किया, हमारे जो पूरा का पूरा फॉलिकल है उसको अच्छे से स्टिमुलेट किया। उसके अंदर फिर देखो धीरे धीरे देखो अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर देखो हल्का सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, वही हमारा यहाँ पे ओवम बन रहा है, जिसे हम फिलहाल अभी oocyte के नाम से जानेंगे। जैसे कि देखो अभी मैं पहले बच्चा था तो मुझे सब बच्चे बच्चे कह रहे थे, फिर हम थोड़ा बड़े होते हैं तो हमको यंग लोग कहते हैं, फिर हमको बुढ़े लोग कहते हैं। तो वैसे ही हम इसको अभी oocyte कहेंगे, जो कि इमेच्योर है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये पूरा का पूरा 14 दिन में 14th डे लग गए, और 14th डे में क्या हुआ, अंदर का जो हमारा oocyte था वो मैच्योर हो गया। तो बाहर के फॉलिकल को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और जब बाहर के फॉलिकल को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा oocyte देखो यहाँ पे जो था ये ओवम बन के बाहर निकलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या बन के बाहर निकलेगा, ओवम बन के बाहर निकलेगा। और इसी चीज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसी टाइम पे हर फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है, 14 से 15 दिन में ओव्यूलेशन होता है। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, मतलब कि जो यहाँ पे पूरा ओवम है अब वो वेट कर रहा है स्पर्म का। समझा अच्छे से। तो कभी भी एक बात ध्यान देना कि ये हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है। ओव्यूलेशन कब होता है, जब हमारा oocyte हमारे फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकलता है, ठीक है। इस बात को समझना, देखो oocyte और ओवम में कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा ही कुछ है जैसे कि देखो oocyte जो होता है ये इमेच्योर होता है और ओवम मैच्योर्ड रहता है। समझा, है एक ही बात। जैसे कि हम पहले क्या होते, बच्चे होते, छोटे से रहते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमको कौन कहता है, यंग कहा जाता है ना। तो हमको बच्चा तब थोड़ी कहा जाता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमको बूढ़ा कहा जाएगा, हम जब छोटे रहेंगे तो हमको बच्चा कहा जाता है। समझा ना, तो बात एक ही है। वैसे ही oocyte एक इमेच्योर चीज है और वही बाद में मैच्योर बनके क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये फॉलिकल के अंदर से मैच्योर होके हमारा oocyte बाहर निकलता है, वैसे ही इसका नाम समझो अभी ओवम बन जाता है, ये ओवम है, ठीक है। और ये ओवम जिस दिन निकलता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां से 15वां दिन होता है।
और इसी टाइम को, इसी पीरियड को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से कहानी शुरू होगी। यहाँ पे पूरा इंतकाम देखा जाएगा। वो गाना तुमने सुना रहेगा ना इंतजार करके फिर कैसा तो गाना है पता नहीं, अभी इंतकाम देखेंगे। चलो देखो अब यहाँ पे इंतकाम क्या होने वाला है जरा समझते, थोड़ा सा ऐसी कहानियां बना रहा हूं तुम लोग के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये ओवम आया, वेट कर रहा है। स्पर्म ने बोला था कि यार तू ही आ जा, मेरे को मत बुला, लेकिन ये ओवम नहीं आएगा, बोलता चल मैं नहीं आऊंगी, मैंने ऑलरेडी इतना मेहनत किया है। मैं इधर पहले फॉलिकल बनी, फिर फॉलिकल से मैंने अंदर अंदर 14 दिन लगे मुझे ग्रो करने में, ठीक है, मुझे 14th डे लग गए। रप्चर मतलब फटना, सम्यक रप्चर का मतलब होता है फटना, ब्रेक होना, ठीक है। फिर क्या होता है, ये 14 दिन लग गए इसको पूरे के पूरे ब्रेक होने में, है ना, यहाँ से ग्रो करने में। फिर ग्रो करने के बाद ये फॉलिकल के अंदर था, तो फिर फॉलिकल को ब्रेक करके ये ऊ साइड बाहर निकला, तो बोलती है मैं नहीं आऊंगी, मैं तो ओविडक्ट में ही वेट करूंगी, ठीक है, ऐसा ओवम कहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ठीक है। फिर ये 14th डे के दिन ये बाहर बोलती है ये ओवम कि मैं 14th डे के दिन बाहर भी निकली, अभी मैं ओविडक्ट में तेरा वेट कर रही हूं, लेकिन स्टिल ओवम स्पर्म कहता है कि नहीं नहीं तुम ही आ जाओ, मैं ना आ रहा। तो ये कहता है कि ठीक है, मतलब ये बोलती नहीं नहीं तुमको ही आना पड़ेगा। तो स्पर्म बोलते हैं जा, मैं नहीं आएगा, मेरे को आने का ही नहीं है समझा कि नहीं समझा? स्पर्म बोलते हैं अब मैं नहीं आऊंगा, भागो इधर से, मेरे को नहीं आना, मेरे को शादी नहीं करनी, ठीक है चलो तो अब देखो इतनी बड़ी कहानी, मतलब ओवम ने बेचारे ने इतनी मेहनत की थी यहां से यहां तक आने में, 14th डे तक इतनी मेहनत की थी, और जब देखो हमारा यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, इसने धोखा दे दिया, तो क्या होगा? अब बहुत बड़ा बुरा हाल होगा, अब बहुत कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना क्या होने वाला है। तो देखो इतनी बड़ी बड़ी जो ये वायर यहाँ पे जो पूरा का पूरा नहीं, क्या आपको दिख रहा है, वायर नहीं है फिलहाल, ये लेयर है। तो ये जो पूरी लेयर देखो, वो यूटेरस की पूरी लेयर बन चुकी है। सोचो ये पूरी, देखो नॉर्मल कितना होता है, इतना ही नॉर्मल रहता है, दिस इज द नॉर्मल वन। देखो मैं ब्लैक से बना देता हूँ नॉर्मल कितना होता है। देखो ये जो इतना है ना, ये पूरी लेयर ब्लैक से बना दिया मैंने, ये नॉर्मल है, और उसके ऊपर जितना भी आया है ये पूरी लेयर एक्स्ट्रा आई है, ये एक्स्ट्रा स्किन है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक्स्ट्रा स्किन है, दिस इज द एक्स्ट्रा स्किन, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्किन है ये क्रिएट हुई है यहाँ पे। अब जैसे स्पर्म नहीं आएगा ना, तो ये जो ओवम ये फर्टिलाइज नहीं होगा, और जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो सोचो ये पूरी स्किन कितनी अच्छी से बनी थी ना यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे एक चीज होती है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हमारे अंदर आगे चल के प्लेसेंटा वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करता है। हाँ यस, स्पर्म को बहुत एटीट्यूड है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करता है। जरा यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो अब यहाँ पे समझना, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के, यही कॉर्पस ल्यूटियम ना मॉम का जो मिल्क होता है ना, मिल्क लैक्टेशन करवाने के लिए भी ये हेल्प करता है। नहीं क्या, हर मदर के अंदर आफ्टर द बर्थ मिल्क निकलता है फॉर फीडिंग द चिल्ड्रन, ठीक है। सो वो मिल्क को प्रोड्यूस करने में भी ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम नाम की जो चीज है ना, ये बहुत हेल्प करती है। लेकिन जरा यहाँ ध्यान दो, ये सोचो हमारा दिमाग, हमारा हमारा पूरा बॉडी कितना होशियार है ना, सोचो। मतलब बेबी आने के पहले ही सब कुछ ये लोग सोच लेते हैं, हमारा बॉडी जो हम कुछ इतना खुद हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। जरा इमेजिन कर रहे हो कितनी बड़ी काम है। सोचो पहला मल्टीटास्किंग क्या हुआ, एफएसएच जैसे ही आया तो इन लोगों ने सोचा कि चलो पहले यहाँ की स्किन बनाते हैं। फिर देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, तो उससे ही पहले ये लोग ने कॉर्पस ल्यूटियम बना रखा था कि आगे चल के बर्थ होगी, तो सोचो जरा आगे चल के जब बर्थ होगी तो यहाँ पे फीडिंग करवानी पड़ेगी मिल्क की। तो ये देखो यहाँ पे मिल्क के लिए भी यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन चालू है। सोचो कितनी सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, बहुत कुछ। हमारा बॉडी ना, इसीलिए तो कहते हैं कि आज तक हमारी बॉडी को ना कोई भी इंसान अच्छे से समझ नहीं पाया है। हम लोग सिर्फ नॉर्मल चीजें ही अभी तक बॉडी में समझ पाए, हमने केवल 10 से 20% ही बॉडी को अब तक समझा है। हमने पूरी बॉडी को आज तक समझ ही नहीं पाए, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर ने भी नहीं समझ पाया है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये पूरी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये आगे चल के मिल्क वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जरा ध्यान देना अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये पूरी लेयर बन चुकी थी, स्पर्म तो आया नहीं, अब ये ओवम बेचारा 3 से 4 दिन तक वेट करता है, यानी कि 18वें दिन तक, 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन तक वेट करता है। और अगर स्पर्म इस बीच में भी नहीं आया, अगर इस बीच में भी स्पर्म अगर नहीं आया, तो ये ओवम को अब इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते। ये ओवम के अंदर भी एक लाइफ होती है, क्योंकि इससे भी इंसान बनते हैं ना यार, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक लाइफ होती है, तो इसको अगर रखेंगे तो आगे चल के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसे ज्यादा टाइम तक नहीं रखा जा सकता, इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए 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 इस ओवम को अब बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पर्म तो आया नहीं, तो ओवम का रख के काम क्या है, इसीलिए इसको अब बाहर निकालना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना। एस्ट्रोजन बेसिकली यहाँ पे लेयर वगैरह बनाने में हेल्प करता है। अब देखो क्या होगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको ब्रेक करने में, नहीं क्या जो हमारे फॉलिकल से oocyte बाहर आया था, तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ने हेल्प किया था। अब आगे देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन हमारा ज्यादा हो गया था और एस्ट्रोजन भी हमारा ज्यादा लेवल पे था, तभी तो यहाँ पे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना था। लेकिन जब स्पर्म नहीं आएगा तो हमारा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल कम हो जाएगा। जब ये दोनों का लेवल कम हो जाएगा तो ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बेचारा मुरझा जाएगा। देखो मुरझा गया, पहले कैसे येलो येलो चमक रहा था, अब देखो सफेद हो गया क्योंकि स्पर्म आया ही नहीं। और स्पर्म दूर से देख रहा होगा, है ना, बोल रहा होगा मैं बोला था आजा, आया नहीं, लेकिन अब जाओ भुगतो तो यही सारी सिस्टम यहाँ पे चल रही है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट होता है टोटली कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है। और ये जो पूरी स्किन थी, ये पूरी की पूरी जो स्किन है, ये पूरी की पूरी स्किन ब्रेक होती है, ये पूरी की पूरी स्किन वापस से पूरी रप्चर होती है। ये यूटेरस की पूरी जो एंडोमेट्रियम की वॉल पूरी फटती है। कभी फटती है? लास्ट डे आ रहा है ना, अभी देखो लास्ट डे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहा है? 23, 24, 25th डे आ रहा है, 27th डे, 28th डे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी टाइम पे पूरी स्किन फटती है। और यहाँ के जो 4 दिन होते हैं हर फीमेल के, हर महीने में, हर मंथ में, ये फीमेल के 4 जो ये 4 से 5 दिन होते हैं, बहुत ही पेन वाले डेज होती हैं। इस टाइम पे मे बी बहुत सारी फीमेल्स को बहुत पेन होता है, स्टमक में पेन होता है, एंड क्योंकि यहाँ पे वॉल रप्चर कर रही होती है ना, जो वॉल होती है वो ऑटोमेटिकली फटती है और इसी वजह से पूरी अंदर की बॉडी पेन करती है, समझ रहे हैं? एंड ब्लीडिंग होता है, यानी ब्लड बाहर निकलता है। और इस ब्लड का निकलना भी अच्छी ही बात है, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकलेगा ना तो फिर फीमेल को आगे चल के कैंसर होने के चांसेस हो सकती हैं, और तो और उनके बॉडी में बहुत बड़ी कुछ डिसीजेस हो सकती हैं, समझ रहे हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसका होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इसका भी होना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते जरा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये रप्चर होके बाहर निकलती हैं और पूरी स्किन ब्लीडिंग यानी ब्लड के थ्रू पूरा बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। और देखो फिर से यहाँ पे देखो पहला दिन शुरू दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो फर्स्ट डे फिर से शुरू, 28वां दिन खत्म एंड फर्स्ट डे वापस शुरू। फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा अगले महीने के लिए, फिर से हर महीने ऐसा साइकिल चलते ही रहता है। फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर फॉलिकल आगे बढ़ेंगे, फिर oocyte आएगा, फिर से यहाँ पे 14वें दिन को ओव्यूलेशन होगा, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद स्पर्म नहीं आएगा तो फिर से सब यहाँ पे ब्रेक होगा, समझा कि नहीं समझा अच्छे से? और फिर वापस अगर मान लो, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ सभी लोग, अगर मान लो स्पर्म आ गया, तो अगर स्पर्म आ गया तो अब जरा आप बताना, अब आप बताना आगे का प्रोसेस होगा क्या? ब्लीडिंग होगी क्या? बताओ जरा, ब्लीडिंग होगी क्या? होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी ना, क्यों? क्योंकि स्पर्म आ गया ना, शादी हो गई ना यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अब बर्थ होगी, तो 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, समझा? तो एक बात और भी सिम्टम्स हैं, हर फीमेल को बता देता हूं कि अगर सपोज दैट कि अगर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उनको नेक्स्ट मंथ कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा रीजन है डॉक्टर को तुरंत प्रेस्क्राइब करने का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी 9 मंथ तक, इस बात को आपको समझ के रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमको हर टीचर नहीं बता सकता, ये तुम्हारे बुक में सब लिखा हुआ है। समझ गया ये बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर स्पर्म इस बीच में आ गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या? तुम ही बताओ, आएगा क्या अगला वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल? नहीं आएगा ना, इस बात को ध्यान रखना। चलो ये दिमाग लगाने का, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दिमाग लगाने का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको ये फीमेल का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स साइकिल समझ में आया होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। चलो सर कब कब 1 मंथ का गैप हो जाता है? हाँ अभी देखो क्या होता है इस टाइम पे कि हम लोग क्या होते हैं ना कि हम सब अपनी जीती जागती दुनिया की लाइफ में हम लोग बराबर से सोते नहीं है, नींद नहीं लेते, है ना, बराबर से हम लोग फूड खाना वगैरह नहीं खाते। फीमेल्स को नींद की बहुत जरूरत होती है, फीमेल्स को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको कम से कम 10 आवर्स तो दिन में सोना ही चाहिए, ठीक है। इतनी नींद लेनी चाहिए कम से कम। उनको फूड अच्छा खासा खाना मतलब उनको मिलना चाहिए जिसमें कि आयरन ज्यादा हो, मतलब कि ब्लड में आयरन होता है ना, जिनसे उनको हीमोग्लोबिन ज्यादा मिले, तो ये वाले सारे खाना उनको ज्यादा खाना चाहिए। अगर वो इतना नहीं खाते ना तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इफेक्ट पड़ता है। और एक बात बता दूं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी हुई तो हर फीमेल कभी भी उसको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कभी बर्थ ना दे पाए। इशू हो सकता है यार, इशू, क्योंकि मेंस्ट्रुअल अब आपको सब समझ गया है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही वो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि ओवम बनता है।
सोचो, अब जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं बनेगा, अगर होगा नहीं तो ओवम बनेगा क्या? ओवम बनेगा क्या? और ओवम नहीं आएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन होएगा क्या? फिर स्पर्म आके क्या करेगा? डांस करेगा क्या उधर? ओवम ही नहीं आएगा तो, समझे कि नहीं समझा? ओवम ही नहीं आएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन होएगा क्या? नहीं। तो वो गर्ल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझो वरदान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबकी लाइफ जो क्रिएट होती है ये इसी क्रिएटिविटी की पावर की वजह से होती है। यानी हम सोचो, और हर मंथ इनको इतना पेन होता है। सभी बॉयज को कहूंगा, सुन लो सभी लोग, हम सबको इसीलिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम सब इस दुनिया में हैं बिकॉज ये लोग हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि ये हर मंथ एक लाइफ को बनाने के लिए ये लोग पेन सहते हैं। हर मंथ, हर एक 30 डेज के बाद हर मंथ इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तुम्हें लोग बताओ, अगर तुम्हारे अंदर की स्किन को पकड़ के किसी ने उखाड़ा तो कितना पेन होएगा तुमको? हर बार, हर मंथ इनके अंदर एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है। हर वक्त इनके अंदर, हर महीने में एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर, और उतना पेन होता है इन्हें, समझा? और इसी पेन की वजह से एक लाइफ बनती है जो हम सब, इवन इस पूरी धरती में हर एनिमल के अंदर भी होता है ये, ठीक है? गाय भैंस वगैरह होती है ना, इनके अंदर भी होता है। हम इंसानों के अंदर भी फीमेल्स में होता है। सोचो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी जो ये चीज है, इतना पेन सह के ये लोग हम लोग को लाइफ देते हैं। इनके पास यही क्रिएटिविटी की पावर है। वो कहते हैं ना, बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है, समझ रहा है? बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है। तो बिना ये पेन सहे ये लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान देना। तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी, तुम लोग कभी, हम लोग को कभी, हम सपोज मैं ही मेल हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी लाइफ में। हम मेल को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इनको नेचुरली प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं भी चाहेंगे ना तो भी इनको हर मंथ इशू होगा, चाहे जो भी हो जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये नहीं भी चाहेंगे तो भी इनको इशू होएगा ही होगा, क्योंकि हर बार इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होना ही होना है, और ये ओवम आना ही आना है, ठीक है? चाहे वो ये नहीं चाहेंगे तो भी होगा, चाहेंगे तो भी होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान देना। अच्छा, अब किसी भी फीमेल की किस एज तक ऐसा होता है? तो करीबन 45 की एज तक हर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फीमेल के 45 की एज के बाद मेनोपॉज लग जाता है, और उसके बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ठीक है? इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला प्रोसेस, ठीक है? आई होप अब तुम में से किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? चलो, फटाफट मैं आप लोगों को अभी एक चीज समझा देता हूं। मेनोपॉज मतलब कि स्टॉपिंग और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब 45 की एज के बाद किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। यानी कि 45 की एज के बाद वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ओवम बनना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी अभी वो बूढ़े हो जाते हैं। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? 45 की एज के टाइम पे वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नहीं आएगा। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को समझ लेना। और प्यूबर्टी क्या होती है? मैच्योरिटी, यानी कि 12 से, देखो, कोई भी फीमेल हो 12 की एज से लेकर के और बेसिकली 40 एज समझ के रखो, इस टाइम पे इनकी बेस्ट एज होती है, और इस टाइम पे ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी टाइम पे इनके अंदर ना प्रॉपर अच्छे तरीके से ओवम का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद समझो कि वो मेनोपॉज लग जाता है, एंड देन आफ्टर दैट दे कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है? इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। तो ये सारी चीजें होती है। तो 12 की एज को प्यूबर्टी कहते हैं, और ये मेनोपॉज लास्ट में होता है। चलो, सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं रह गया, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। अब तुमको एक सेफ पीरियड बताता हूं, जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अब इस पीरियड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप बोलोगे सेफ पीरियड क्या बोल रहे हो सर? हंसना मत, बट स्टिल मैं क्या करूं, मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बुक में है। अब देखो, ये सेफ पीरियड क्या होता है कि देखो यार, मतलब कि देखो, ये एक ऐसा पीरियड है कि जब, देखो, अगर सपोज दैट तुमको बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, बट स्टिल सपोज स्पर्म, ठीक है, मैं इशारों से कह रहा हूं, समझ लेना। सपोज अगर तुम्हें बेबी की जरूरत नहीं है, बट स्टिल स्पर्म अंदर चला गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो ऐसा कौन सा टाइमिंग है, ऐसा कौन सा टाइमिंग है जिस टाइम पे स्पर्म भी चला जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन भी ना हो? इस 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा टाइम है जब स्पर्म भी चला जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन भी ना हो और कोई इश्यू भी ना हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या? अरे भाई, 45 की एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल 30 डेज की बात कर रहा हूं मैं। प्रणव, तुम ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है? तो ये बात ध्यान देना अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये, अब उसी, ऐसा कौन सा वो टाइम है, उसी टाइम को हम सेफ पीरियड कहते हैं, उसी टाइम को हम सेफ पीरियड कहा करते हैं। अब जरा मैं तुमको बताता हूँ कब है सेफ पीरियड, ध्यान देना। अब याद रखना, ये सिर्फ फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बताते हैं कि नहीं बताते कि कब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, वरना कोई इंसान जान नहीं पाएगा। तो ध्यान देना जरा अच्छे से। फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था, उसके बाद 14th डे को क्या हुआ था? ओव्यूलेशन, यानी ओवम आ गया था।
ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको 10 दिन लग गए थे मतलब टूटने ताटने में, है ना, पूरा ब्रेक हो रहा था सब कुछ। एंड देन उसके बाद फिर से फर्स्ट डे शुरू हुआ, 28 डेज खत्म, देन फिर से फर्स्ट डे शुरू हुआ। तो अब जरा ध्यान देना, जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से लेके आगे के 10 दिन तक, फर्स्ट डे से लेके आगे के 10 दिन तक ओवम था क्या? बताओ जरा, इस टाइम पे ओवम था क्या? बॉडी में ओवम है क्या? इस टाइम पे बॉडी में ओवम नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो ओवम बन रहा है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस वक्त तो ओवम बन रहा है ना। अब हाँ ध्यान देना, ये हर फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभार एक दो ओवम छुपे भी रह सकते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, और इसमें इतने छोटे छोटे ओवम होते हैं, वो छुपे भी रह सकते हैं ना। इधर भी मरेले सरेले पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? और उसी टाइम पे स्पर्म क्या उसी मरेले सरेले के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया तो समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है ना। बट फिर भी इस टाइम पे कोई भी ओवम नहीं होता है। ठीक है, इसी को सेफ पीरियड कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है। अब देखो, ये तो साइंटिफिक तरीके से हो गया, रियल लाइफ में कैसे समझोगे? तो ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ क्या करने का, यू ऑल कैन आस्क देम कि कभी किस टाइम पे यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। जिस दिन ब्लीडिंग हुई होगी समझ जाना कि वो 28 डे रहा होगा। ठीक है, दिमाग लगाने का, थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाने का। समझो, जिस दिन ब्लीडिंग हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे पूरा का पूरा ओवम बाहर निकल चुका है। ठीक है, ब्लीडिंग के 5 दिन हो गए, और आफ्टर दैट ब्लीडिंग 5 दिन और रुकने का। ठीक है, आफ्टर दैट 5 डेज और, एंड देन दैट वन विल बी सेफ पीरियड, क्योंकि जो भी छुपे हुए रहेंगे ओवम वगैरह वो भी सब मर जाएंगे। देन अगर स्पर्म गया तो कभी भी वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट वन विल बी सेफ पीरियड। इस बात को तुम्हें समझना, ऐसा तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ऐसा बुक में दिया हुआ है, और तुम 12th में इसके बारे में डीप में पढ़ोगे, 12th में इसके बारे में डीप में पढ़ाई करोगे। ठीक है, इस बात को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसके बाद का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सब कुछ खत्म हो गया बता के, ईच एंड एवरीथिंग मैंने तुमको सब बता दिया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। ठीक है, सब कुछ तुमको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। अब रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा निकलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेनोपॉज के बाद 1000 ऑफ ओवम का क्या होगा इन ओवरीज? कुछ नहीं होगा, वो सब, अरे ओवरी काम करना बंद कर देती है। आफ्टर द मेनोपॉज ओवरी के अंदर जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन ही आना बंद हो जाता है। देखो जर्नी कहां से शुरू हुई तेरे बाबा? जर्नी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ब्रेन है, ब्रेन से शुरू हुआ था ना। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं आएगा ना, तो फॉलिकल होके भी कुछ फायदा नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ब्रेन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ था कि नहीं हुआ था? और फॉलिकल को उसने स्टिमुलेट किया था। बट अगर सपोज दैट वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं आएगा, तो फिर फॉलिकल रह के भी क्या फायदा है? समझा? तो वो सब ब्रेन का काम होता है। देखो आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिंदगी में कभी भी ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं ना कि ये हार्ट, मेरा दिल लग गया इधर, मेरा दिल उधर लग गया, मैं इसको दिल से बहुत मानता हूं, मैं पढ़ाई दिल से करूंगा। दिल जानते हो क्या होता है? दिल एक हार्ट है, और हार्ट एक जस्ट एंड जस्ट पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट में कोई इमोशन नहीं होते, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। सब कुछ काम होता है ब्रेन का। जो तुम फील करते हो ना, तुम सब अब तक पागल बनते चले आ रहे हो। जो भी तुम फील करते हो, जो तुम रोते हो, हंसते हो, इमोशन होते हो, है ना, अंदर से इमोशनली हो जाते रहोगे, सपोज कुछ भी जो भी समथिंग है, तुम सब ब्रेन की हेल्प से हो रहे होते हो। हार्ट का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। समझो, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूं मैं, अगर समझो तुमने रोना शुरू किया किसी की वजह से, तो तुम्हारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि ब्रेन के सिग्नल से ही हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, फिर तुमने अगर कभी सपोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, वो भी ब्रेन से हुआ। हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट सिर्फ एक पंप करता है। बट फिर भी ये बॉलीवुड मूवीज की वजह से तुम ऐसा कहने लगे कि मेरा दिल ये कर रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, अरे मैंने तुझको दिल दे दिया है, जाने जाना दुनियादारी। ठीक है, तो जो भी सोचते हो ना, ये दिल से कुछ नहीं होता, सब कुछ ब्रेन का काम है। ठीक है, ऐसे गाना गाने का, मैंने तुझको ब्रेन दे दिया, ब्रेन के कुछ इमोशंस दे दिए। ठीक है, ऐसे होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज अबाउट ब्रेन। ब्रेन ही सब कुछ है। ये बात आज से ध्यान से सुन लो सभी लोग, कभी भी पागल नहीं बनने का। एक ऐसा टीचर मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं, तुमको हर बुरी सिचुएशन से भी तुम निकल जाओगे अगर मेरी बातों को लाइफ में याद रखोगे तो। इस लेक्चर को सीरियसली लिया करो, मेरी बातों को भी। मैं जो कह रहा हूं, कभी भी तुमको ना ये इमोशन के चक्कर में तुम पढ़ोगे नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। तुम एकदम हार्ड एंड सख्त इंसान बन जाओगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रेन जो है, जिसने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया वो सब कंट्रोल कर सकता है।
इस बात को समझ के रखना। तो ब्रेन इज एवरीथिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। दिल वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ कहने के लिए होता है। वो बॉलीवुड मूवीज की वजह से वो सब कुछ बताया गया है, वो सिर्फ ना बॉलीवुड मूवीज की वजह से बताया गया है, एंड नथिंग। ये सिर्फ सब कुछ ब्रेन का कमाल है। ब्रेन ही हार्मोन को रिलीज करता है, और उसी हार्मोन से हमें फीलिंग्स होती हैं, उसी हार्मोन से हम इमोशनल होते हैं, उसी हार्मोन्स से हम लोग सब कुछ ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बॉडी के अंदर का ग्रोथ होता है, सब कुछ हार्मोन से होता है। और हार्मोन्स को ब्रेन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है, ना कि हमारा हार्ट। हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट हर बॉडी के हर पार्ट्स में सिर्फ ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, समझा? मतलब अगर तुम कल को इधर से फाड़ दो छाती को, तुम्हारे चेस्ट को, और उधर से हार्ट को निकाल के मशीन को भी लगा दोगे ना, तो भी तुम जिंदा रहोगे, तो भी तुम सब कुछ फील करोगे, बिकॉज वो हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है यार, और कुछ काम नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को ध्यान देना। चलो, तो ये समझ के रखना। चलो अभी हम आगे चल के कोई नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। आज से हमारा ये पूरा जो सिस्टम था खत्म हुआ। आई होप तुमने बहुत एंजॉय किया होगा, और तुम लोग को पूरा नॉलेज मैंने दिया है जितना मेरे पास अवेलेबल था। सब कुछ मैंने तुम लोग को, सब कुछ तो नहीं दिया है क्योंकि कुछ तुम 12th में जानोगे, बट 10th में जितना बताना चाहिए मैंने सब डिटेल में बताया है, सब कुछ अच्छे से बताया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ समझा भी होगा, तुम्हें बहुत कुछ पता भी चला होगा, ठीक है, नई नई चीजें तुम्हें पता चली होंगी, बहुत कुछ तुम्हें अच्छे से समझने में मिला होगा, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। बहुत सी चीजें हैं जो तुमको 12th में जानने मिलेंगी, क्योंकि वही लेवल में उन शब्दों का इस्तेमाल जो यूज है ना, वर्ड्स का इस्तेमाल मैं 12th में कर पाऊंगा। 10th में अभी तुम लोग भी छोटे हो ना, तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, बट 12th में तुम लोग, तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारे को टीचर पढ़ाएंगे ना, वो तुमको टीचर अच्छे से सब बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, तो सब कुछ तुम बाद में जानोगे। सर फिर हार्ट फेल होने पर मशीन लगा सकते हैं क्या? ऑब्वियसली प्रेरणा, तुम्हें पता नहीं है? अरे हार्ट अगर फेल होता है तो हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड में कितने सारे लोगों की सर्जरी हो चुकी है, हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, और मशीन के हार्ट्स लगे होते हैं छोटे छोटे। वो मशीन के हार्ट्स की बैटरी होती है उसके अंदर, और वो बैटरी 25 साल तक चलती है, 10-20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, डिपेंड करता है। वो हार्ट की मशीन होती है, छोटी सी एकदम, बहुत छोटी मशीन होती है हार्ट की। जाके नेट में डालो यार, तुमको मालूम नहीं है? 10 साल हो गए इस टेक्नोलॉजी को आके, 10 ईयर्स हो गए इस टेक्नोलॉजी को। कितने, ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मालूम है ना? ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही बच पाते हैं, इस मशीन को लगा पाते हैं। अरे हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है रे बाबा, वो सिर्फ पंप करता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, बाकी हार्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी बातें मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोग को। यस, पेस मेकर कहते हैं उसे, स्पेस मेकर नहीं रहना, उसे पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। वो पेस मेकर है, हाँ 12th में पढ़ के आया बंदा, ठीक है। तो उसे पेस मेकर कहते हैं। पेस मतलब होता है सिग्नल वगैरह को जो पंपिंग करता है, वो होता है। आगे चल के समझेगा तुमको, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे ऐसे ही और कभी किसी लेक्चर में। हम लोग इसके कल का टॉपिक और भी अच्छा है यार, कल के टॉपिक में पूरा एंजॉय रहेगा। आ जाना सभी लोग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाऊंगा। हम कौन सी गलतियां कर देते हैं, लाइक सीमेन बैंक है, फिर उसके बाद आईवीएफ के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो कल हम अपनी गलतियों के बारे में समझेंगे, हमारी गलतियों से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम ये समझेंगे। चलो, और तुम्हारे लिए चेतावनी भी बहुत सारी होगी, तो कल के लेक्चर को ज्वाइन करना, मजा आएगा पढ़ने में। बाय 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 ऑल ऑफ यू। एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने तो अच्छा खासा मस्त शेयर कर देना सभी लोगों को, और मस्त पढ़ाई करना, ओके। चलो बाय 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 टू ऑल ऑफ यू। डन 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 डन। चलो बाय बाय।